सॉइल्स ऑफ इंडिया। बच्चों, आज का लेसन है भारत की मिट्टियाँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मिट्टियाँ कहते किसको हैं, मृदा होती क्या है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों को उगाने की क्षमता जिस परत में होती है उस ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। इस परत का निर्माण विभिन्न प्रकार की चट्टान के चूर्ण और ह्यूमस के मिलने से होता है, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीवों को अवशेष से बनता है। चट्टानों का विखंडन और विभिन्न प्रकार के ह्यूमस का निर्माण जलवायु कारणों से होता है। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का वह हिस्सा हो सकता है जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरा हो सकता है। भारत में मिट्टियों का जो संरचना है वो मूलतः जलवायु पर आधारित है। जलवायु के द्वारा चट्टानों को अपक्षेद किया जाता है जिससे खनिज मृदा बनती है, जैसा कि आप सब चित्र में देख रहे हैं। उसी प्रकार वनस्पति और जीवों के अवशेषों को नष्ट करके जलवायु द्वारा ह्यूमस का निर्माण किया जाता है। खनिज मृदा अंत में मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें ह्यूमस मिल जाता है, तो वो एक उपजाऊ मृदा के रूप में बन जाती है। इसी क्रम में आप सबको मृदा के भारत में पाए जाने वाले प्रकारों का वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 प्रकार की मिट्टियों का चयन किया गया है। ये मिट्टियाँ इस प्रकार हैं: जलोढ़ मिट्टी, जिसको कांप मिट्टी भी कहते हैं। दूसरी काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तीसरी लाल मिट्टी, उसको रेड सॉइल के नाम से जाना जाता है। चौथी लैटराइट मिट्टी। पांचवी पर्वतीय मिट्टियाँ और वन मिट्टियाँ भी नाम इसको कहते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टियाँ या शुष्क मिट्टियाँ, सातवीं लवणीय या क्षारीय मिट्टियाँ और आठवीं दलदल युक्त मिट्टियाँ या पीट मिट्टियाँ कहलाती हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टियों का जो क्षेत्र है वो मूलतः 43% है, जबकि लाल मिट्टी का क्षेत्र 18% है। काली मिट्टी का क्षेत्र 15% है। लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र 3.7% है और अन्य मिट्टियों का क्षेत्र अत्यंत कम है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा या सागर तटीय क्षेत्रों में सागरी तट द्वारा, समुद्री धाराओं द्वारा, लहरों द्वारा किया जाता है। भारत में इस प्रकार की मिट्टी विभिन्न नदीय घाटियों में पाई जाती है। इसमें उत्तर में सतलुज और सिंधु का जो मैदान है, इसके अतिरिक्त यमुना और गंगा का मैदान और असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान, तटीय क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदियों के डेल्टा, पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर गुजरात और केरल के तटीय क्षेत्र। इनमें मैदानी भागों की तरह ही जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टियों के मूलतः 2 प्रकार बताए गए हैं, एक खादर मिट्टी, एक बांगर मिट्टियाँ। खादर मिट्टियाँ मूलतः वो मिट्टियाँ हैं जिनका निर्माण नए रूप में प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा किया जाता है। ये अधिक उपजाऊ हैं। दूसरी बांगर मिट्टियाँ हैं जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हैं और इनमें हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। जलोढ़ मिट्टियाँ जो हैं वो ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इनमें चूना, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
इन मिट्टियों का विस्तार अगर हम कहें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और उत्तर भारत के अलावा पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण मिट्टी लाल मिट्टी है, जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में नंबर 2 क्षेत्र में 18% भाग में फैली हुई है। आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का लाल रंग होता है और यह मूलतः दक्षिण भारत के पठारी भागों में पाई जाती है और वो भी पठार के पूर्वी भागों में। इसका विस्तार तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में होता है। पूर्वोत्तर भारत में भी मिट्टियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में है लाल या पीली मिट्टियों का। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी का क्षेत्र, ये मिट्टी लगभग 15% भारत के क्षेत्र में फैली हुई है। ये कपास की मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से, लावा की मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इस मिट्टी का विस्तार उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी का जो लावा से टूटने से बनी है और ये लावा भी एक प्रकार का दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी द्वारा तैयार हुआ है। दक्कन का पठार, लावा का पठार इसका मुख्य क्षेत्र है। पहले इसमें मूलतः कपास की खेती की जाती थी, इसलिए इसे कपास की मृदा भी कहते हैं। लैटराइट मृदा, इस मृदा के निर्माण हेतु 2 प्रमुख परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। एक तो अत्यधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और अधिक गर्मी। इस तरह की जलवायु हमारे पश्चिमी तट, उड़ीसा के तट और शिलांग के पठार में मिलती है। इसलिए इसका विस्तार असम में, केरल के तट में, उड़ीसा के पास, शिवालिक की पहाड़ियों, तमिलनाडु के शिवराय की पहाड़ियों। इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है और आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। इसका रंग लाल ईंट जैसा होता है। इसके अलावा इस मिट्टी की जो गहराई है वो भी बहुत कम होती है। मरुस्थली मृदा, इसका विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का उत्तरी कच्छ क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण मरुस्थल का निर्माण होता है और यहाँ पर रेतीली मिट्टी के रूप में मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है और इसमें मोटा अनाज और सरसों इत्यादि उगाया जा सकता है। छठा, पर्वतीय मृदा। हिमालय के साथ साथ पाई जाने वाले क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मिलता है। ह्यूमस की अधिकता होती है, जिस कारण अम्लीय गुड़ा जाता है। इस पर पर्वतीय ढलानों पर सेब, नाशपाती, चाय के बागान हैं। यह पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती है। सातवीं, पीट या दलदली मृदा। पीट मृदा केरल एवं तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण पाई जाती है। पीट मृदा का विकास गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से होता है, अतः इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मिट्टियाँ जो हैं मूलतः डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन उगते, जैसे मैंग्रोव वन, सुंदर वन और मोटे अनाज की खेती भी की जाती है। लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में नीचे के लवण जल की अधिकता के कारण ऊपर आ जाते हैं और उनमें उपजाऊपन का ह्रास हो जाता है। ऐसी भूमि को कल्लर या ऊसर भी कहा जाता है। यहाँ पर
लवण विरोधी बरसीम, धान और गन्ना इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं, जिससे उन पर इनका असर कम पड़ता है। बच्चों, मिट्टियाँ जो हैं उनको समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भारत की जलवायु को समझ गए तो भारत की मिट्टियों को समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में अत्यधिक जलवायु विभिन्नता पाई जाती है। जहाँ एक तरफ लेह लद्दाख का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर तापमान -40 डिग्री रहता है, तो वहीं राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ +50 डिग्री गर्मियों में तापमान पहुँच जाता है। इसके अलावा जो वर्षा है वो दूसरा कारक है। वो कारक जहाँ एक तरफ चेरापूंजी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के बीच जो वर्षा विश्व में सबसे अधिक 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है प्रतिवर्ष, दोनों भागों में मिट्टी में काफ़ी एकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो मिट्टियां हैं वो अधिकांश मिट्टियां धरातली उच्चावच के कारण और जलवायु के कारण सदैव से विशिष्ट स्थान बना के रखे। तीसरा है जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र अगर हम पूर्व में जाएं तो उत्तर में हिमालय की निकलने वाली नदियों द्वारा बनाया गया है, चाहे सिंधु, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज इत्यादि नदियों द्वारा बनाया गया पंजाब का मैदान हो, या यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का बनाया हुआ मैदान हो, या तटीय महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का मैदान हो। ये तभी संभव है कि भारत का जो उच्चावच परिदृश्य है वो एक विशिष्ट प्रकार का है। उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया गया, कांप मिट्टी का, और यही वो क्षेत्र है जो सबसे गहराई तक मिट्टी को रखे हुए है। भारत के गंगा के मैदान में गहराई जो है मिट्टी की वो 30 मीटर तक है, जो अपने आप में सर्वाधिक है। दूसरे संदर्भ में हम उच्चावच की बात करें, जैसा कि हमने बताया था कि काली मिट्टी का मूल आधार दरारी उद्भेदन द्वारा लावा के फैलाव को अपक्षय द्वारा क्षरित होकर के काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसका रंग काला है, और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की जो आयरन ऑक्साइड चट्टानों के कारण उन लोह प्रधान चट्टानें होने के कारण लाल और पीले रंग की मिट्टियाँ बहुतायत से भारत के दक्षिणी राज्यों में पाई जाती हैं, और वही मिट्टियाँ आपकी एक हद तक कुछ भागों में नॉर्थ ईस्ट के, और लैटराइट मिट्टियाँ अधिक वर्षा वाले, जहाँ पर तापमान की अधिकता और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। इन मिट्टियों की गहराई बहुत कम होती है, क्योंकि चट्टानी फॉर्मेशन सबसे नीचे होती मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया में,
उसके बाद उप चट्टान अपक्षयित चट्टान होती है, उसके बाद उपमृदा होती है और सबसे ऊपर मृदा होती है। इस प्रक्रिया में सबसे कम मिट्टी की गहराई लेटराइट क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी अपक्षयित होकर के धुलती रहती है। तो मिट्टी जो है उनमें अलग अलग उत्पादकता और फसलों के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है, वो भी नूतन जलोढ़, जिसको खादर की मिट्टियाँ कहे जाती हैं, यानी कि नदियों के नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, या लावा की काली मिट्टी जिसमें मूलतः कपास की खेती की जाती है। तो इस प्रकार ये मिट्टियाँ और उनके क्षेत्र आप मानचित्र में देख रहे होंगे। ग्रीन रंग से पर्वतीय मिट्टियों को दिखाया गया है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में दिखाई गई हैं। इसके बाद हल्के ग्रीन कलर में जो मिट्टियाँ दिखाई गई हैं वो कांप या जलोढ़ मिट्टी एक क्षेत्र हैं, जो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात के क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मूलतः पाई जाती हैं। इसके अलावा लाल और पीली मिट्टियों के क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के आंतरिक भाग, आंध्र प्रदेश के भाग, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु का एक बड़ा हिस्सा, केरल के भाग, इनमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त लेटराइट मिट्टी जो है वो पश्चिमी तटीय भागों में, केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों के कुछ भागों में, अरावली हिल्स में के पास, दक्षिण नागपुर के पठार, मेघालय का पठार, इन भागों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वर्षा की अधिकता कारण और तापमान की अधिकता कारण इस तरह की मिट्टी का निर्माण यहाँ होता है। इसके अतिरिक्त शुष्क मिट्टियाँ जो है वो पीले रंग से दिखाई गई हैं, जो राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में मिलती हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से यही मिट्टियाँ हैं, और जो पीट और दलदली मिट्टियाँ हैं वो बहुत सारे लैंगून जो तटीय भागों में बनते हैं, सुंदरबन का डेल्टा बना है, विभिन्न नदियों के डेल्टा जो समुद्र में है वहाँ पर ये पीट या दलदली मिट्टी पाई जाती हैं। और जो लवणीय मिट्टियाँ हैं वो मिट्टियाँ भारत के अधिक वर्षा वाले और नहरों के किनारे जल भराव वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। ये भारत में मिट्टियों का वितरण है, जो भारत के मानचित्र के माध्यम से आप सबको पूरी तरह समझाया गया है। किसी विद्यार्थी को इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मिट्टी की जो मूल भावना है कि अधिक से अधिक फसल उत्पादन हो और जिसके द्वारा उत्पादन सदैव अच्छे स्तर का बना रहे और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। लेकिन भारतीय कृषि में मिट्टी की समस्या के रूप में उभरी है। मिट्टी की जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मृदा अपरदन की है। मृदा अपरदन के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटा दी जाती है, जिसके कारण मिट्टी की उत्पादन क्षमता में असर पड़ता है और लगातार उत्पादन गिरता है। ये अपरदन जो है वो जल द्वारा, वायु द्वारा मूलतः होता है। वायु द्वारा मिट्टी की
परत जो है वो शुष्क भागों में उड़ा दी जाती है जब वर्षा नहीं होती है उस समय, और जो जल अपर्दन द्वारा मूल रूप से परत अपर्दन और नालिका अपर्दन द्वारा नदियों के किनारे या अधिक वर्षा के क्षेत्रों में, अधिक तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में, इन दोनों तरीके से इस तरह मिट्टी का ह्रास होता है और ऊपरी परत जो कि उपजाऊ होती है वो बह जाती है, और इसे अपर्दन के द्वारा मिट्टी का बहुत अधिक नुकसान होता है। दूसरी जो समस्या है वो उत्पादक क्षमता है। लोग लगातार एक ही फसल का उत्पादन करते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊपन में ह्रास होता है, और अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा भी मिट्टी की उत्पादकता में कमी आती है। इसके लिए लोगों को कृषि करते समय फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, और मृदा अपरदन को रोकने के लिए अवनालिकाओं को समय समय पर भरें, नदियों के किनारे वृक्षारोपण करें, और जो भूभाग अधिक तीव्र ढाल वाले हैं उनकी जुताई करते समय ढाल के अनुरूप जुताई न करके ढाल के विपरीत जुताई करें, जिससे पानी के प्रवाह को कम किया जा सके, और अगर मिट्टी का प्रवाह होता है तो मेड़बंदी रखें जिससे अधिक वर्षा के समय मिट्टी खेत से बाहर ना जा सके। इसके अलावा लवणीय, रेह और कलर की समस्या जो है उसमें अधिक पानी के कारण नहरों के किनारे और जहाँ जल की अधिकता है वहाँ लवण ऊपर आ रहे हैं, तो वहाँ सिंचाई को कम करके या ऐसी फसलों को उगा करके जो लवण को कम करती हैं, जैसे बरसीम है, जैसे धान है, इनको उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में जो मिट्टियाँ हैं उनके अनुरूप कृषि करके हम अत्यधिक लाभ कर सकते हैं और इसको अधिक लाभप्रद बना सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा सर्वप्रथम जो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी जो है यदि उत्पादक ना रहे तो मानव के लिए अधिक उपयोगी नहीं रह जाएगी। इसलिए मिट्टी की उत्पादकता बनाने के रखने के लिए अपर्दन की समस्या और जो अपक्षय की समस्या, साथ ही मिट्टी में लवणता की अधिकता, उन सब समस्याओं को निपटने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। भारत की कृषि प्रधान होने के कारण हमारी देश की अधिकांश जनसंख्या की निर्भरता भारत की मिट्टियों पर है, और मिट्टियाँ अगर उत्पादक रहेंगी तभी भारत कृषि उत्पादकता को अधिक बढ़ा सकेगा। यदि किसी विद्यार्थी ने इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है। भारत में जो वितरण है वो आपको बताया जा चुका है कि किस क्षेत्र में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं।